नमस्कार साथियों, आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम आपके समक्ष लाए हैं तीन चैप्टर एक साथ जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट हैं। स्टडी टाइम में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। आज हम आपके समक्ष परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण 3 चैप्टर लेकर के आए हैं और इस वीडियो में हम तीनों चैप्टरों को इंक्लूड करेंगे, तो वीडियो को स्किप न करें, पूरा वीडियो आखिरी तक देखें। ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। और ये 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? पहला है जुडिशियल रिव्यू, यानी हिंदी में कहते हैं न्यायिक समीक्षा, और दूसरा चैप्टर है जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता, और तीसरा है PIL यानी जनहित याचिका। आइए न्यायिक समीक्षा का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल साथियों, हमारी जो न्यायपालिका है उसे न्यायिक समीक्षा करने का पावर है। अब ये न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत क्या है, इसे जान लेते हैं। तो संसद द्वारा पारित कानून या फिर कार्यपालिका के द्वारा दिए गए आदेश, यदि उनको कोई व्यक्ति न्यायपालिका में चुनौती देता है, यानी संसद के द्वारा पारित कोई कानून या फिर कार्यपालिका के द्वारा दिए गए आदेशों को यदि कोई व्यक्ति न्यायपालिका में चुनौती देता है, तो उन कानूनों अथवा आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाएगी न्यायपालिका के द्वारा, और ये देखा जाएगा कि क्या ये संविधान सम्मत हैं कि नहीं है। और यदि वो संविधान सम्मत नहीं है तो किस सीमा तक नहीं है, क्या वो संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहे हैं या किसी भाग का अतिक्रमण कर रहे हैं। यदि वो वाकई अतिक्रमण कर रहे हैं तो किस सीमा तक कर रहे हैं, तो जिस सीमा तक वो अतिक्रमण करेंगे उस सीमा तक उस कानून को खारिज करने का पावर सुप्रीम कोर्ट को है। और अगर पूरा का पूरा कानून ही वो संविधान सम्मत नहीं है तो पूरे के पूरे कानून को खारिज करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। ये है न्यायिक समीक्षा का अर्थ कि संसद द्वारा पारित कानून अथवा कार्यपालिका के द्वारा दिए गए आदेशों को यदि कोई न्यायपालिका में जाकर चुनौती देता है तो न्यायपालिका उन कानूनों की समीक्षा करेगी अथवा उन आदेशों की समीक्षा करेगी और ये देखेगी कि क्या ये कानून संविधान सम्मत हैं या नहीं है। यदि वो संविधान सम्मत पाए जाते हैं तो ठीक है, और यदि संविधान सम्मत नहीं है तो किस सीमा तक नहीं है। जिस सीमा तक नहीं है उस सीमा तक उन्हें खारिज कर देगी। यदि पूरा का पूरा कानून ही संविधान सम्मत नहीं है तो पूरे के पूरे कानून को वो शून्य घोषित कर देगी। इतनी बड़ी शक्ति न्यायपालिका को दी गई है, चूँकि न्यायपालिका को ये दायित्व दिया गया है कि वो संविधान की रक्षा करे। ये है न्यायिक समीक्षा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये पावर है और इसको इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले चल के देख लेते हैं कि भाई ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई जुडिशियल रिव्यू की। तो साथियों, अमेरिका में सबसे पहले इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और इसको वहाँ की न्यायपालिका ने डेवलप किया था 1803 ईस्वी में मार्बरी बनाम मेडिसिन के मामले में। तो मार्बरी बनाम मेडिसिन के मामले में सन 1803 में वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जॉन मार्शल। उन्होंने इस फैसले में जो जजमेंट दिया था उस जजमेंट में जुडिशियल रिव्यू की उत्पत्ति हुई थी, न्यायिक समीक्षा की उत्पत्ति हुई थी। अमेरिका के संविधान में इसका प्रावधान नहीं था, लेकिन वहाँ की सर्वोच्च न्यायपालिका ने जॉन मार्शल जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने जजमेंट दिया और उस जजमेंट में ये न्यायिक समीक्षा की उत्पत्ति हुई 1803 में।
लेकिन अब भारत के संदर्भ में इसकी स्थिति समझ लेते हैं। क्योंकि 1803 का मामला है, 19वीं सदी की प्रारंभ का मामला है, तो ये बहुत पुराना मामला है। और भारत में जब संविधान बना तो इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, चूँकि संविधान की रक्षा करने का अधिकार हम सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं, न्यायपालिका को दे रहे हैं, और एक संघीय व्यवस्था हमारे यहाँ अपनाई गई है, जैसा कि अमेरिका में भी संघीय व्यवस्था है, हमारे यहाँ कनाडा की प्रणाली पर संघीय व्यवस्था है। लेकिन संघीय व्यवस्था के जो सर्वमान्य लक्षण हैं वो हमारे देश में भी वही पाए जाते हैं, वही अमेरिका में भी पाए जाते हैं। तो उन सर्वमान्य लक्षणों में एक लक्षण ये भी है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका तभी रहेगी जब उसको कार्यपालिका से और विधायिका से अलग रखा जाए, वो किसी के दबाव में न रहे। तो संविधान की रक्षा करने का दायित्व जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। अब देखिए, इस न्यायिक समीक्षा के महत्व को समझते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में ही ये व्यवस्था पहले से ही कर दी, जुडिशियल रिव्यू की, न्यायिक समीक्षा की। और ये संविधान में व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, आइए जान लेते हैं। ये अनुच्छेद सबसे पहला है अनुच्छेद 13, इसके बाद है अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के संबंध में, और इसके बाद उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे राज्य स्तरीय न्यायालय होते हैं, जिन्हें हाई कोर्ट कहते हैं, उनको भी ये पावर है न्यायिक समीक्षा की, क्योंकि उन राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे उनकी भी समीक्षा वहाँ का उच्च न्यायालय कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 226 में व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था संविधान में की गई है, और ये प्रारंभ से ही इसके महत्व को ध्यान में रखा गया था, और ये व्यवस्था इसीलिए की गई। साथियों, तो ये मैंने आपको बताया कि न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या होता है, इसके मायने क्या होते हैं। न्यायिक समीक्षा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अमेरिका से हुई, और भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था संविधान में ही की गई थी, जबकि अमेरिका में वहाँ के मुख्य न्यायाधीश के निर्णय से ये डेवलप हुई थी, विकसित हुई थी। वहाँ के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। अब इसके बाद हम आते हैं इसके अगले चरण पर कि इसका वर्गीकरण कर लेते हैं। न्यायिक समीक्षा का हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो साथियों, हमारे भारत में जो एक मुख्य न्यायाधीश थे सैयद मोहम्मद शाह कादरी, उन्होंने इसका क्लासिफिकेशन किया कि किन किन क्षेत्रों पर ये लागू होती है। तो देखिए, पहला क्षेत्र तो सबसे पहले कि संवैधानिक जो संशोधन होंगे, तो संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा करने का अधिकार है इसको। इसके बाद दूसरा जो है वो संसद द्वारा, जैसा कि मैंने बताया कि संसद द्वारा पारित कानून और कार्यपालिका के द्वारा दिए गए आदेश, यदि उनको चुनौती दी जाती है न्यायपालिका में, तो उनकी समीक्षा करने का अधिकार है। इसके अलावा तीसरा जो है वो संघ और राज्यों के जो अधीन जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी जो है जब अपनी कानून को लागू करने के लिए कुछ विनियम बनाते हैं, प्रशासनिक कार्रवाइयाँ करते हैं, वो कार्रवाइयाँ अगर संविधान सम्मत नहीं है तो उनको भी न्यायपालिका में चुनौती दी जाएगी, और उन कार्रवाइयों की भी समीक्षा करने की पावर न्यायपालिका को है। तो ये तीन क्षेत्र, इनको क्षेत्र मान लीजिए, इनका विस्तार मान लीजिए, इनका क्लासिफिकेशन मान लीजिए। तो ये इस तरीके से इनकी न्यायिक समीक्षा का विस्तार है। ये न्यायिक समीक्षा कर सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब देखिए साथियों, इसके विषय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। चूँकि हमारे देश में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के हिसाब से सब कुछ होता है, जो संविधान में लिखा है उसी के हिसाब से सब कुछ होता है। तो आइए इसका विषय क्षेत्र क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं न्यायिक समीक्षा की, उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो न्यायिक समीक्षा किन कानूनों की जा सकती है? प्रश्न ये खड़ा होता है कि न्यायिक समीक्षा आखिर किन कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो इसकी सीमाएं हम यहाँ से जान लेते हैं कि इसका क्षेत्र क्या है।
तो सबसे पहला तो ये है कि यदि मौलिक ऐसा कोई कानून बना है जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन वाला यदि कोई कानून है तो उसको न्यायपालिका में चुनौती दी जाएगी। यदि पाया गया कि वाकई इसने मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है तो उस कानून को खारिज कर दिया जाएगा, या जिस सीमा तक उसने उल्लंघन किया है संविधान की धारा का, उस सीमा तक उसे खारिज कर दिया जाएगा। अब इसका दूसरा पॉइंट है कि उस प्राधिकारी के द्वारा जो कानून बनाया गया, जिस प्राधिकारी के द्वारा बनाया गया है, वो उस प्राधिकारी के क्षमता के बाहर था, वो उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं था और वो उसका अनुपालन कर रहा था, उस पर कार्रवाइयाँ कर रहा था। तीसरा ये है कि संवैधानिक कोई कानून यदि संसद में बनाया गया है तो वो संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है, उसके संविधान सम्मत नहीं है, संविधान के विरुद्ध है। तो ये इसके कुछ विषय क्षेत्र हैं और इन पर यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका को है और यदि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है उस पर चुनौती दी जा सकती है। यदि कोई संसद के द्वारा बनाया गया कानून है वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन कर रहा है वो तो है ही है, लेकिन कोई ऐसा पद पर बैठा कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे कानून बना देता है जो उसकी क्षमता के बाहर हैं, उस पर है। और ऐसा कोई कानून बना है जो संविधान की भावना के प्रतिकूल है, उस पर चुनौती दी जा सकती है। तो न्यायपालिका उस पर समीक्षा करती है और उसको पाती है कि नहीं ये कानून गलत है तो उसको खारिज कर देती है। ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन में न्यायपालिका को है। अब देखिए हम अमेरिका की जुडिशियल रिव्यू और भारत की जुडिशियल रिव्यू की तुलना कर लेते हैं। तो साथियों इसमें बिल्कुल स्पष्ट है तुलना कि जो भारत की न्यायिक समीक्षा जो है, जो न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति है, वो अमेरिका की न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति से सीमित है। यानी भारत में जो न्यायिक समीक्षा की पावर है न्यायपालिका को, वो सीमित है अमेरिका की तुलना में। क्यों सीमित है? वो सीमित इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो निर्णय दिए जाते हैं न्यायपालिका के द्वारा वो कानून की समुचित प्रक्रिया के आधार पर दिए जाते हैं, और हमारे यहाँ जो निर्णय दिए जाते हैं वो संविधान में लिखित यानी विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, जो संविधान में लिखा है, उसके आधार पर निर्णय दिए जाते हैं। तो जो संविधान में लिखा है उसी सीमा तक शक्ति है कि अगर जो लिखा है उसका उल्लंघन किया जा रहा है तो आप उसको शून्य घोषित कर दीजिए। लेकिन कानून की समुचित प्रक्रिया यानी कानून की समुचित प्रक्रिया का निर्धारण अमेरिका में वहाँ की न्यायपालिका को ये पावर है। तो कानून की समुचित प्रक्रिया का विस्तार अनंत है, असीमित है। अब वो तो वो वहाँ की न्यायपालिका तय करती है कि कानून की समुचित प्रक्रिया क्या है और कैसे है। तो ये इस आधार पर हम ये स्पष्ट है यहाँ पर कि जो न्यायिक समीक्षा की पावर है हमारे देश में वो अमेरिका से मतलब कम है। हमारे यहाँ वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और वहाँ पर जो कानून की समुचित प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग वो निर्णय वहाँ के दिए जाएंगे अमेरिका की न्यायपालिका में। तो अब देखिए ये क्लियर हो गई बात कि हमारे यहाँ की जो न्यायिक समीक्षा है वो अमेरिका से सीमित शक्ति में है। अब इसके बाद देखिए कि एक सीमित शक्ति और भी है कि चूँकि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है, अमेरिका में भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। वहाँ के जो फ्रेंच दार्शनिक थे मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दुनिया में पहली बार उन्होंने दिया था और इसको दुनिया ने सराहा, माना। और अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे वो मॉन्टेस्क्यू से प्रभावित थे और वो शक्ति पृथक्करण
पृथक्करण का सिद्धांत जो है संघीय व्यवस्था के लिए मान्य है, और जहाँ जहाँ जिन जिन देशों में संघीय प्रणाली है वहाँ वहाँ ये माना जाता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत हमारे देश में भी माना जाता है। तो अब देखिए ये न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति और सीमित हो जाएगी हमारे देश में। अभी हम आपको एक और चीज़ बताने जा रहे हैं नवीं अनुसूची के विषय में। जो नवीं अनुसूची के विषय हैं, जो नवीं अनुसूची में डाले गए हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में हैं, उसमें जो नवीं अनुसूची है उसमें कुछ अधिनियम और कुछ विनियम हैं। तो नवीं अनुसूची में डाले गए विषयों पर न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। 1951 में जब नवीं अनुसूची उस समय थी, तब उस समय केवल 13 अधिनियम थे उसमें, लेकिन आज वर्तमान में 284 अधिनियम और विनियम हैं। तो ये जो 284 जो अधिनियम और विनियम हैं, इस पर न्यायिक समीक्षा करने की पावर सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। अब देखिए आगे क्या है कि इसमें देख लेते हैं कि न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत अब तक शून्य घोषित किए गए, यानी आज़ादी से लेकर के अब तक जो है बहुत से ऐसे कानून और बहुत से ऐसे आदेश जो थे वो खारिज कर दिए गए, शून्य घोषित कर दिए गए। सबका विवरण देना तो इस वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन कुछ जो बहुत खास हैं मैं थोड़ा सा नाम आपको 2-4 के गिनाए देता हूँ। अब जैसे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मूल अधिकारों के मामले में, ये मामला है 1967 का। इसमें ये एक मामला आता है, जुडिशियल रिव्यू के तहत इसको खारिज किया गया, मूल अधिकारों से संबंधित था। दूसरा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1970 में, ये मामला बहुत विवादित रहा और इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। इसके बाद जो तीसरा है वो राजाओं के प्रिवी पर्स का मामला, उसमें इस कानून को खारिज किया गया और 1971 में। और इसके बाद जो चौथा है वो केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का मामला 1973 का, ये संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है और इसको कानून को खारिज किया गया। इसके बाद अभी हाल ही में 99वां जो संविधान संशोधन किया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति है वो सरकार द्वारा बनाए गए एक कमीशन के द्वारा की जाएगी, जिसको कहा गया कि नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन 2015, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन 2015 बनाया गया 99वां संविधान संशोधन करके, और इसको अभी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, शून्य घोषित कर दिया। तो ऐसे बहुत से केस हैं साथियों, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा बनाए हुए कानूनों को खारिज किया है, शून्य घोषित किया है और संविधान की रक्षा की है। अब देखिए साथियों, न्यायिक समीक्षा का जो चैप्टर मैंने आपको समझाया, इसके अंत में हम ये बताना चाहते हैं कि आखिर न्यायिक समीक्षा का हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए इसका महत्व क्या है। इसका महत्व समझ लेते हैं कि न्यायिक समीक्षा जो है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान सर्वोपरि है, संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। ना कोई पद बड़ा है, ना कोई व्यक्ति बड़ा है। अगर कोई बड़ा है, अगर कोई सर्वोच्च है, अगर कोई प्रभुत्व संपन्न है, तो हमारे देश का संविधान, जो कि देश की जनता की तरफ से है, देश की जनता को हाजिर नाजिर जान के वे व्यवस्था की गई है संविधान की। तो अब जो न्यायिक समीक्षा का महत्व है वो किन बातों को लेकर के है। सबसे पहला पॉइंट है कि संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना, यानी संविधान से ऊपर कुछ नहीं। जो विधि है हमारी, उस विधि के हिसाब से शासन होना चाहिए। शासन तानाशाही से और शासन मनकमानी नहीं होना चाहिए, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जो हमारी संघीय प्रणाली है, इस संघीय प्रणाली में एक केंद्र है और उससे जुड़े हुए 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इतने बड़े देश में संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी
भी कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई है। तो संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बीच में संतुलन बनाए रखना। नंबर 3, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना। देखिए साथियों, ये सरकारें जो होती हैं, ये जो राजनीतिक दल होते हैं, ये जब सत्ता में आते हैं तो ये बहुत कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो जनता के हितों के अनुकूल नहीं होती। अगर कोई सरकार गठबंधन की है, बनी हुई है केंद्र में, तो वो इतनी कमज़ोर होती है, असुरक्षित होती है कि वो जानबूझ करके अपनी सरकार बचाने के चक्कर में वो लोगों की अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती है, उन पे ध्यान नहीं देती है। और कोई सरकार इतनी प्रचंड बहुमत की आ जाती है कि वो अपने घमंड गुरूर में और अपनी तानाशाही में ऐसे कानून बना देती है जो जनता के हित में नहीं होते हैं। अभी कृषि कानूनों पे बवाल चल ही रहा है, वो आप देख ही रहे हैं। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में ये जो शक्तियों का संतुलन है, ये जो न्यायिक समीक्षा पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये न्यायिक समीक्षा हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सरकारों से अक्सर गलतियां हो जाया करती हैं, तो उन गलतियों का सुधार सर्वोच्च न्यायालय में कर दिया जाता है। तो ये साथियों न्यायिक समीक्षा के विभिन्न महत्व मैंने आपको बताए। आइए अब चलते हैं जुडिशियल एक्टिविज़म पर, न्यायिक सक्रियता पर हम लोग चलते हैं अपने अगले दूसरे अध्याय की तरफ। आपका दूसरा अध्याय है जुडिशियल एक्टिविज़म। अब देखिए साथियों, इसका अर्थ समझ लेते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज़म यानी न्यायिक सक्रियता क्या होती है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि न्यायिक समीक्षा के विषय में, अब न्यायिक सक्रियता के विषय में, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या होता है कि हमारे संविधान में जो शासन के अंग हैं वो 3 हैं मुख्य रूप से। एक विधायिका, जिसका काम है कानूनों का निर्माण करना। दूसरा कार्यपालिका, कानूनों को लागू करवाना यानी आदेश देने की शक्ति। और तीसरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। ये शासन के 3 अंग हैं और इन तीनों अंगों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, संविधान में किया गया है। तो अब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं जुडिशियल एक्टिविज़म की। न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है कि न्यायपालिका के द्वारा सक्रिय भूमिका निभाना। न्यायपालिका की सक्रियता को न्यायिक गतिशीलता से भी जोड़ा जा सकता है। दोनों एक ही बातें हैं, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक गतिशीलता एक ही बात है। तो कभी कभी होता क्या है कि विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में न्यायपालिका का दखल हो जाता है। जब न्यायपालिका का दखल हो जाता है तो हम न्यायिक सक्रियता की उसे संज्ञा देते हैं कि जब न्यायपालिका दूसरे के क्षेत्र में यानी विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में जा कर के उनके कार्यों में दखल देने लगती है, तो ये न्यायिक सक्रियता की संज्ञा उसको दी जाती है। ये तो हो गया न्यायिक सक्रियता का अर्थ। अब दखल क्यों दिया जाता है? और दखल देने के पीछे जनता का न्यायपालिका पर दबाव होता है। अगर दखल नहीं दिया जाएगा तो जनता का लोगों का इस शासन से और संविधान से और न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा। जब सरकारें और कानून जब जनता के अधिकारों का हनन करते हैं तो ऐसे में जनता कहाँ जाएगी? न्यायपालिका के पास जाएगी। या फिर अगर सरकारें और विधायिकाएं उदासीन हैं जनता के प्रति, जनता के अधिकारों के प्रति, अत्याचार करने वाले कर रहे हैं, शोषण करने वाले कर रहे हैं,
लेकिन सरकारें उदासीन हैं। तो ऐसी सिचुएशन में लोग किधर जाएंगे न्याय लेने के लिए, न्याय पाने के लिए? न्यायपालिका की तरफ जाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियां विधायिकाएं, जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देती है कि न्यायपालिका को मजबूरन इनके क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना पड़ता है। इसी को हम जुडिशियल एक्टिविज्म अर्थात न्यायिक सक्रियता की संज्ञा देते हैं। तो साथियों, अब आपको थोड़ा अर्थ और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसकी उत्पत्ति, इस शब्द की जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? सबसे पहले इसकी उत्पत्ति 1947 में इस शब्दावली का प्रयोग, इसकी उत्पत्ति का मतलब ये जुडिशियल एक्टिविज्म जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आर्थर सेल्सिंगर जूनियर एक इतिहासकार थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में सबसे पहली बार 1947 में इस शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन भारत में इसका जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम 1970 के दशक में किया गया। और ये किसके द्वारा किया गया? ये हमारे भारत के न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और वी.आर. कृष्णा अय्यर और इसके अलावा ओ. चिन्नप्पा रेड्डी और डी.ए. देसाई, ये इतने जजेस थे। इन जजों के द्वारा जुडिशियल एक्टिविज्म की एक उत्पत्ति की गई, एक उसकी जुडिशियल एक्टिविज्म की व्याख्या की गई और फिर बाद में इस पर निर्णय भी दिए गए। तो पी.एन. भगवती का नाम और चिन्नप्पा रेड्डी का और कृष्णा स्वामी अय्यर का नाम इसमें सबसे प्रमुख रूप से है लिया जाता है। आइए साथियों, अब समझ लेते हैं कि न्यायिक सक्रियता हम सभी के लिए क्यों आवश्यक है। मैं इसको पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा कि क्यों आवश्यक है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है और उसमें जवाबदेही सरकार की बनती है। जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है कि सरकार जो है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, अपने कृत्यों के प्रति। तो आइए इस जवाबदेही शासन में जब विधायिका और कार्यपालिका अपने दायित्वों का निर्वाह सही ढंग से नहीं करती तो फिर न्यायपालिका को आना पड़ता है, उसमें बीच में आना पड़ता है। और दूसरा तो ये जब न्यायपालिका को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ता है तो इसी को कहते हैं कि दूसरे के कार्य में मतलब जो है घुस करके उसमें दखल देना, मजबूरी है दखल देना, इसी को कहते हैं न्यायिक सक्रियता। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, दूसरा नंबर 2, नागरिक अपनी आज़ादी व अधिकारों के लिए न्यायपालिका का रुख करते हैं, उसका मुंह देखते हैं। तो न्यायपालिका के ऊपर ऑटोमेटिक जनता का दबाव आ जाता है। वो करे भी तो क्या करे, जब तक न्यायपालिका के पास कोई गुहार नहीं करेगा, कोई अपील नहीं करेगा, जब तक उसकी शरण में कोई नहीं जाएगा, देश में जो भी कुछ होता रहे न्यायपालिका चुपचाप शांत बैठी रहेगी। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह वहाँ कोई अपील की जाती है सरकार के कानून के विरुद्ध तो न्यायपालिका एक्टिव हो जाती है। तो जनता का भी दबाव होता है, क्योंकि एकमात्र न्यायपालिका ही ऐसी है जहाँ व्यक्ति सरकार के विरुद्ध, उसके कानूनों के विरुद्ध जा सकता है। तो जनता का भारी दबाव होता है, इसलिए न्यायपालिका को आगे आना पड़ता है। और नागरिक अपनी आज़ादी के लिए और अपने अधिकारों के लिए न्यायपालिका की तरफ रुख करते हैं। और अगला जो बिंदु है वो न्यायपालिका भी ये चाहती है कि सामाजिक सुधार हो। तो सामाजिक सुधारों में न्यायपालिका भी भागीदार बनना चाहती है। न्यायपालिका भी अपेक्षा करती है कि देश में सुधार हो, लेकिन सरकारें सही ढंग से अपना काम नहीं कर रही हैं, उचित कानून नहीं बना रही हैं या फिर कानूनों का सही ढंग से निर्वाह नहीं कर रही हैं, तो न्यायपालिका ही आगे आती है। इसके बाद कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कानून मौन है, हमारा संविधान मौन है, तो वहाँ पर न्यायपालिका खुद अपने निर्णय देती है। अगला है कि संविधान में स्वयं कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं,
संविधान में स्वयं ऐसे कुछ प्रावधान किए गए हैं कि न्यायपालिका उस पर अपने निर्णय दे और उसके निर्णय कानून बन जाए। अब अगला बिंदु है कि जैसे किसी सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं है, गठबंधन की सरकार है, उसको स्पष्ट बहुमत नहीं है किसी राजनीतिक दल को, तो वो कमज़ोर और असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है और कड़े फैसले नहीं ले पा रहा है जो लेने चाहिए, जो जनता के हित में है। तो ऐसी स्थिति में भी जो न्यायपालिका वो हस्तक्षेप करती है। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, वो सत्ताधारी कोई दल है और वो उसे सत्ता खोने का डर है। सत्ताधारी जो राजनीतिक दल है उसे अपने सत्ता को खोने का डर है और उस डर की वजह से वो कोई निर्णय कड़े फैसले नहीं ले पा रहा है, तब जुडिशरी आएगी, उसमें हस्तक्षेप करेगी। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं और जब उसके जो वो तो मैंने न्यायिक समीक्षा में आपको बता ही दिया कि अगर कोई कानून ऐसा बनता है कि वो संविधान सम्मत नहीं है तो वो तो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आ गया। अब यहाँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो मैंने ये बताया कि क्यों आवश्यक है, तो ये मैंने उन बिंदुओं की चर्चा की कि क्यों आवश्यक है, क्यों न्यायपालिका जो है सक्रिय हो जाती है, विधायिका और कार्यपालिका के मामले में हस्तक्षेप करती। आइए अब जान लेते हैं कि न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता में अंतर क्या है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्दावलियां हैं और इनके अंतर को समझ लेना चाहिए। तो जो न्यायिक समीक्षा है हमारी, वो विधायिका के द्वारा निर्मित कानूनों की और सरकार के आदेशों की, यदि न्यायपालिका में उनको चुनौती दी जाती है, ऐसे कानूनों को और ऐसे आदेशों को, तो उनकी वो समीक्षा करती है न्यायपालिका। यदि संविधान सम्मत वो नहीं है, संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उन्हें शून्य घोषित कर देती है। अपनी जुडिशियल रिव्यू के तहत ये संविधान में प्रावधान है, ये न्यायपालिका को पावर है। ये तो हो गई न्यायिक समीक्षा। अब न्यायिक सक्रियता को कैसे डिफाइन करेंगे? न्यायिक सक्रियता जब न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़कर के दखल देती है, तब हम उसको न्यायिक सक्रियता की संज्ञा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि कार्यपालिका के क्षेत्र में या विधायिका के क्षेत्र में आकर के दखल देना। अब न्यायपालिका को क्यों दखल देना पड़ता है, क्यों आती है, उसके मैंने बहुत से कारण अभी आपको बताए कि मजबूरियां हो जाती हैं। जब सरकारें अपने दायित्वों का निर्वाह सही ढंग से नहीं करती हैं तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है। और न्यायपालिका ने एक और नई चीज़ निकाली है, जनहित याचिका। तो जनहित याचिका के माध्यम से न्यायिक सक्रियता बढ़ी है। अब देखिए साथियों, अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिससे न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा मिलता है, न्यायपालिका को आगे आने में सहायता मिलती है। क्योंकि न्यायपालिका तो चुपचाप बैठी है, वो ऐसे न्यायपालिका नहीं बोलेगी। अत्याचार हो रहा है, उसके आंखों के सामने हो रहा है, कुछ नहीं बोलेगी, चुपचाप बैठी। जब न्यायपालिका में कोई जा करके, उसकी शरण में जा करके कोई अपील करेगा, कोई गुहार करेगा, तब न्यायपालिका अपना काम करती है। कोई भी न्यायपालिका हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। तो आइए साथियों, अपने चैप्टर पर आते हैं कि न्यायिक सक्रियता जैसा कि चल रहा है, तो न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा देने वाले मुद्दे कौन कौन से हैं, किन पर न्यायिक सक्रियता को बल मिला। सबसे पहले तो इसमें हम जनहित याचिका को जोड़ देते हैं। जनहित याचिका के माध्यम से जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसको बढ़ावा मिला। अब जनहित याचिका पर तो अभी हम चर्चा करेंगे ही, वो तो अंतिम चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है।
तो ये बात समझ लीजिए कि जनहित याचिका के माध्यम से न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा मिला। अब वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो जनहित याचिका के माध्यम से न्यायपालिका में ले जाए गए और न्यायपालिका ने विधायिका और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप किया, उसे करना पड़ा और उनको कानून मानने के लिए बाध्य होना पड़ा कार्यपालिका को और विधायिका को, क्योंकि न्यायपालिका की आलोचना नहीं की जा सकती है। न्यायपालिका अपने निर्णयों के प्रति वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। जो भी जजमेंट वो देगी न्यायपालिका, वो अपने जजमेंट के लिए किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। तो नंबर 1, वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। नंबर 2, उसके जजमेंट की आलोचना नहीं की जा सकती है। ना तो सरकार कर सकती है, ना विधायिका कर सकती है, ना कोई व्यक्ति कर सकता है। और अगर आलोचना की सार्वजनिक जगह से, तो वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेगी आपके ऊपर, वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेगी। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि न्यायपालिका को असाधारण अधिकार उसको दिए गए तभी संविधान की रक्षा हो रही है। नहीं तो अब तक इस देश में पता नहीं क्या हो जाता। तो साथियों, आइए चलते हैं कि न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा देने वाले वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो जनहित याचिका के माध्यम से न्यायपालिका में ले जाए गए। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, बिंदुवार चर्चा करते हैं, पॉइंट वाइज। नंबर 1, कुछ ऐसे भी मामले थे जो जनता के राजनीतिक अधिकारों से जुड़े हुए थे, तो जनता के समूह उसको अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग के लिए उसको न्यायपालिका में ले गए और उनको न्यायपालिका ने राहत दी। नंबर 1। नंबर 2, ऐसे सामाजिक और आर्थिक ऐसे जन आंदोलन हुए जो अपने सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए जनता आंदोलन कर रही है, तो उन आंदोलनों को जो राज्य है वो अपनी शक्ति के माध्यम से उनका दमन कर रहा है। तो ऐसे मुद्दे भी एक जनहित याचिका के माध्यम से न्यायपालिका में लाए गए, इससे न्यायिक सक्रियता बढ़ी। इसके बाद अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिकार, अधिनियम नहीं, अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण अधिकार यानी उपभोक्ता का मतलब आप जानते हैं कंज्यूमर, जो वस्तुओं का उपभोग करता है और वस्तुएं बनाने का काम प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी सेक्टर में होता है। और अगर किसी कंज्यूमर के साथ में कोई गलत हुआ है, कुछ अन्याय हुआ है, उसका नुकसान हुआ है, तो वो कोर्ट जा सकता है। तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिकार हैं उस पर न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा मिला। इसके बाद बहुत से बंधुआ मजदूर समूह, भाई देश आज़ाद हो गया लेकिन जो परंपराएं पहले से चली आ रही हैं वो परंपराएं इतनी जल्दी तो नहीं ख़त्म हो जाएंगी, और ख़त्म अगर सरकारें करना भी चाहें तो समाज जो उनका पोषक रहा है सदियों से वो ख़त्म नहीं होने देगा इतनी जल्दी। तो बंधुआ मजदूरी जो चली आ रही थी, वो बंधुआ मजदूरी पर जो समूह बने, वो समूह एक जनहित याचिका के माध्यम से गए न्यायपालिका ने उनको न्याय दिया। सरकारें उस पर चुप थीं, शोषण हो रहा है, चुप हैं, कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि मजदूर गरीब होता है, मजदूर अनपढ़ होता है, मजदूर अशिक्षित होता है, अज्ञान होता है, लाचार होता है। वो कहाँ आंदोलन करता फिरेगा, वो कहाँ जाएगा लिखा पढ़ी के बीच में, न्यायपालिका के लोगों के बीच में। उसको रोजी रोटी, उसको 2 जून की रोटी चाहिए सबसे पहले। तो सरकार भी मस्त है, विधायिका भी मस्त है, हो रहा है होने दीजिए, देख रही है आंखों से, शोषण करने वाले शोषण कर रहे। खदानों में मजदूर लगे हुए हैं, नीचे उतरते चले गए, सैकड़ों फीट नीचे गैस, जहरीली गैस निकली, मर गए चले गए। कोई सुनने वाला नहीं, ना कोई कहने वाला, ना उनकी कोई सुनवाई करने वाला। तो इस पर बंधुआ मजदूर समूह बने। उन बंधुआ मजदूर समूहों ने जाकर के अपनी बात न्यायपालिका में रखी, तो न्यायपालिका सक्रिय हुई। इसके बाद पर्यावरणीय मामले, हमारे देश में एक तरफ उद्योग धंधे लगातार बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे उद्योग
धंधे बढ़ेंगे, विकास के नाम पर हम पर्यावरण का नुकसान करते जाते हैं और जो प्रकृति है उससे खिलवाड़ करते रहते हैं। तो पर्यावरणीय मामलों पर भी न्यायपालिका सक्रिय हुई और उसने विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया और आदेश दिया कि इस पर कानून बनाए जाएं। इसके बाद जो बाल अधिकार समूह हैं, जो बाल मजदूर थे, बच्चों की बहुत सी समस्याएं थीं, उनका शोषण होता था, उनको पढ़ने नहीं भेजा जाता था, गरीबी थी, लाचारी थी, उनसे काम लिया जाता था, अघोषित घंटे थे। तो बाल मजदूर जो समूह हैं, संगठन हैं, वो इस पर कानून उस शरण में गए न्यायपालिका के, तो उस पर न्यायपालिका सक्रिय हुई। इसके अलावा निर्धनता अधिकार समूह, इसके अलावा मूल निवासी जन अधिकार समूह, महिला अधिकार समूह, और हम और अगर अधिक समूहों की बात करें तो मीडिया स्वायत्तता समूह, ये इस प्रकार के बहुत से ऐसे हमारे देश में समूह बने जो अपने अधिकारों के लिए न्यायपालिका की शरण में गए और न्यायपालिका को आगे बढ़ करके, एक कदम आगे बढ़ करके और सक्रियता दिखानी पड़ी और सरकारों को निर्देश देने पड़े कि इस पे कानून बनाइए। तो ये बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिससे न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा मिला। अब साथियों, हम लोग बात कर लेते हैं PIL की, यानी जनहित याचिका की। अब जनहित याचिका जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको कहते हैं, PIL कहते हैं, तो जनहित याचिका के माध्यम से ही, जनहित याचिका के माध्यम से ही न्यायिक जो सक्रियता है, वो न्यायिक सक्रियता का आधार ही जनहित याचिका है। अब जरा जनहित याचिका को उत्पत्ति के विषय में समझ लेते हैं कि 1960 के दशक में तो इसका अमेरिका में प्रयोग हुआ पहली बार, समझिए, और भारत में 1980 के दशक में इस पर जजमेंट दिया गया। 82-83 में इस पर जजमेंट दिया गया एक जनहित याचिका के नाम पर। अब जरा देख लेते हैं कि जो शासन के परंपरागत नियम हैं और जनहित याचिका, इसमें अंतर क्या है। तो शासन के जो परंपरागत नियम हैं उसकी क्या प्रोसेस है, उसका प्रोसीजर क्या है। तो शासन के जो परंपरागत नियम हैं, अधिनियम हैं, उसके अनुसार जब किसी व्यक्ति को पीड़ा होगी, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो पीड़ित व्यक्ति ही कोर्ट में जा सकता है। ये परंपरागत शासन के नियम थे, अभी भी हैं, कि पीड़ित व्यक्ति ही कोर्ट में जाकर के अपनी गुहार लगाए, शरण में जाए अगर उसको पीड़ा है तो। लेकिन जो 1980 के दशक में जो जनहित याचिका हमारे सामने आई, तो जनहित याचिका के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह पीड़ित हो रहा है और उसकी तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा समूह यदि पैरवी करता है कोर्ट में, तो न्यायपालिका उसको स्वीकृत करेगी और न्यायपालिका उसको गंभीरता से लेगी और उस पर जजमेंट अपना देगी। तो देखिए कितना बड़ा। अब यहाँ पर इसको हम और थोड़ा समझा दें। ये तो हो गया अंतर कि जो शासन के परंपरागत नियम थे वो थे पीड़ित व्यक्ति ही जाएगा न्यायपालिका। लेकिन जो जनहित याचिका है, उस जनहित याचिका में जरूरी नहीं है कि पीड़ित पक्ष जाए, पीड़ित पक्ष की तरफ से कोई और व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह पैरवी कर सकता है। अब जैसे खदानों में काम करने वाले मजदूर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, शोषण उन्हीं व्यक्तियों का होता है जो गरीब होते हैं, लाचार होते हैं, अनपढ़ होते हैं, जिनको जानकारियां नहीं होती है, उन्हीं व्यक्तियों का शोषण होता चला आया। तो अब वो तो अनपढ़ हैं, गरीबी और लाचारी में वो कोर्ट नहीं जा सकते हैं, कोर्ट का खर्च नहीं झेल सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी न्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा। तो न्यायपालिका ने एक व्यवस्था दी कि अगर वो कोर्ट नहीं आ सकते हैं तो उनकी तरफ से दूसरा कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई समूह या संगठन जो उनके हितों के लिए लड़ना चाहता है, वो आकर के कोर्ट में एक जनहित याचिका डाले और उस पर कोर्ट सुनवाई करेगा। तो साथियों, जो ये जनहित याचिका है, ये न्याय दिलाने में बहुत ज़रूरी है, बेहद आवश्यक है। और जनहित याचिका के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता आगे बढ़ी और न्यायिक सक्रियता ने आगे कदम बढ़ाया। तो साथियों, ये
3 चीज़ें मैंने आपको बताई, एक न्यायिक समीक्षा, दूसरी न्यायिक सक्रियता और तीसरी जनहित याचिका। इन दोनों के विषय में मैंने अलग अलग बताया और फिर इन दोनों में न्यायिक समीक्षा और उसमें न्यायिक सक्रियता में अंतर बताया और परंपरागत शासन के नियम और अधिनियम और जनहित याचिका में डिफरेंस बताया और इन तीनों जो चैप्टर हैं इन तीनों का मैंने आपस में रिलेशन बताया। तो साथियों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।